तो मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री का बच्चे अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हो तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैम्पल पेपर के अंदर जितने भी MCQ क्वेश्चंस होते हैं ये आए हैं पिछले 5 सालों के अंदर, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। और वो वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, जो मैक्सिमम 3 बार रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। करना कुछ नहीं है बच्चे, एंड तक देखना, पूरा समझ जाओगे। एंड मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चे, अगर आप ये क्वेश्चन तो करते हो ना तो आप एग्जाम में रिपीट होगा ये, ठीक है ना। सारे के सारे सवाल PYQs है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सैम्पल पेपर से उठाया गया है 2022, 2023, 24 और 2020 के सैम्पल पेपर से। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, देखो बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर पहला क्वेश्चन आपका आता है द शेप ऑफ ऑर्बिटल, द शेप ऑफ ऑर्बिटल वैल्यू, जिसका L की वैल्यू क्या है 2 है और M की वैल्यू क्या है 0 है। बोलता है कि इसका शेप क्या होता है ऑर्बिटल का। अगर L की वैल्यू 2 है तो और M की वैल्यू 0 है तो यहाँ बच्चे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जो ऑर्बिटल आएगा D2 है ना, D2Z आएगा। और बच्चे ये हमारा होता है डम्बल शेप, ये हमारा डम्बल शेप होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको बच्चे ड्रॉ करूं तो ये इस शेप का होता है ना। तो ये डम्बल शेप हो जाता है, ठीक है बच्चे। अगर स्क्वायर प्लेट देखा जाए तो स्क्वायर प्लेट कैसा होता है, तो आपको मैं बताया था, ये कैसा दिखता है। अगर स्क्वायर प्लेट देखोगे तो ये ऐसा, मतलब इस क्वेश्चन से आपको इतना पता होना चाहिए कि किसका क्या शेप रहता है। स्पेरिकल में सेंटर रहता है, ट्रायंगुलर में बच्चे, ठीक है, इस शेप का रहता है, ठीक है। तो आपको ऑर्बिटल का शेप एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता रहेगा बच्चे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। एंड बच्चे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन में कि DZ2 होता है ऑर्बिटल, जो कि यूनिक होता है D ऑर्बिटल का, ठीक है ना। DZ2 होता है, ठीक है, जिसका हमारा जो शेप होता है वो डोनट शेप होता है, या फिर बच्चे हमारा क्या होता है डम्बल शेप, ठीक है, या फिर आपका ये डम्बल शेप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, ठीक है ना। अगर डी ब्रोगली ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है बच्चे कि अगर P कैलकुलेट कर रहे हो तो H अपॉन में डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो H की वैल्यू क्या है, H एक प्लैंक कांस्टेंट है, क्या है प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 6.625 10⁻34 अपॉन में, और क्या हो गया ये 6 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10। तो अगर इसको काटेंगे तो लगभग लगभग 1.1 आएगा, है ना, 1.1 आएगा। और 25 को हम अभी इग्नोर करते हैं तो, और इसको काटेंगे तो ये ऊपर जाएगा 10 की पावर +10 बन जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 की पावर -24। अब देखो कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका बच्चे करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, बी करेक्ट बोल रखा है इसने, गलत। एक्सप्लेनेशन है प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय द डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ द्वारा डिवाइड किया जाता है। करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट गैस एक्स, मतलब कि और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो मीथेन है वो डिफ्यूज हो रहा है गैस एक्स के साथ दुगने रेट पर, है ना, गिवन टेम्परेचर पर दुगने रेट पर ट्वाइस हो रहा है। तो पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स क्या रहेगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो मीथेन है वो 16 आता है, ठीक है, सबको पता है। CH4 का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 16 ही आता है इसका, 16 ग्राम बोल दो, 16 यूनिट बोल दो, ठीक है। अब उसने बोला ट्वाइस ऑफ अ गैस एक्स,
ट्वाइस ऑफ अ गैस एक्स का मतलब है बच्चे कि दुगना रेट पे डिफ्यूज हो रहा है, तो कहते हैं बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्क्वायर रूट के होता है। तो अगर हम जैसे बच्चे डिफ्यूजन जो है स्क्वायर रूट के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो अगर हम इसको हम करेंगे 4 का स्क्वायर रूट है ना, तभी तो आता है 2, तो अगर हम बच्चे इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो मतलब 4 आ जाएगा। तो सिंपल है, जो गैस एक्स का मोलिकुलर मास रहेगा इससे 4 गुना ज़्यादा रहना चाहिए। तो 16 चौके 64, 64, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, थोड़ा छोटा लिखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा, मैं रीड करके सुनाता हूँ। तो डिफ्यूजन स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। Since the methane diffused twice at the fast of gas X, the molar mass of X must be the 4th time of that methane, क्योंकि मीथेन का स्क्वायर रूट होता है एंड मीथेन मोलर मास इज अ 16, सो दैट द मोलर मास ऑफ X इज अ 16 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब कि 64, ठीक है 64। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट ट्रू, मतलब कि जिसमें से कौन सा, अब विस्कोसिटी का कोफिशिएंट कौन सा नहीं है, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट कौन सा नहीं है। अब विस्कोसिटी होता क्या है, तो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ वाटर, लेयर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के बीच का फ्रिक्शन को कहते हैं बच्चे हमारा, ठीक है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है, ये है, पॉइस भी होता है, ये भी होता है, कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होता है, सी इसका आंसर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है सेकंड। तो ये गलत है इसका आंसर, मतलब ये सही है क्योंकि ये इससे बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज अ पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड होता है विच इज इक्विवेलेंट टू द न्यूटन मीटर पर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। द अदर ऑप्शन आर द आल्सो वैलिड फॉर द विस्कोसिटी, लेकिन बच्चे ये अलग अलग, लेकिन डाइन है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, ये भी डाइन है, ठीक है, ये पॉइस है, तो सब अलग अलग सिस्टम में, मेजरिंग सिस्टम में करेक्ट है, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता है, ये सही है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है बच्चे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड नहीं करता है। अब आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जब वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है, आयोनाइज हो जाता है, आयन बना लेता है, आयन बना लेता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अच्छे आयन बनेंगे, ठीक है। डाइल्यूशन, जितना अच्छा डाइल्यूशन होगा उतना अच्छा बनेगा, लाइक अगर मैं नमक लूँ NaCl और इसको डाइल्यूट करूँ पानी डाल करके, तो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है Na+ और Cl- का, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फर्स्ट इज गलत, मतलब पहला रॉन्ग है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा होगा इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका वो आयोडाइजेशन कैसा होगा, ठीक है ना। तो अब देखो सॉल्वेंट समझते हो ना, सॉल्वेंट मतलब कि सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जिसपे हम मिला रहे हैं उसको, तो सॉल्वेंट मैटर नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। Ionization really about the how well the substance dissolve into the ion in the solution. The solvent polarity and the electrolytes shown the report how dilute the solution in the plays the role, but the electrolyte molecule weight and that does not directly affect the, ठीक है। तो आयन मतलब कि सॉल्वेंट इज द करेक्ट नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट, इसका आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, आपको आना चाहिए सारे क्वेश्चंस, और अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो इसका मतलब आपका केमिस्ट्री कंप्लीट है, बस रिवाइज करने की देरी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और लग रहा है सर मुझे आता है, ठीक है ना, अगर बच्चे हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर विच ऑफ द फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी डज नॉट होल्ड द गुड, ठीक है, अच्छा होल्ड नहीं करता जिसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे
मुझे इसका आंसर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड O4 मतलब HCl4, HClO4, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द कार्बन विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। अब H2 कौन सा सोल्यूशन जो है, कौन सा सोल्यूशन है जो कि कार्बन देता है डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जब H2SO4 को कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें कौन सा कार्बन देता है, एथाइल अल्कोहल नहीं देगा, स्टार्च, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हमें बच्चे कार्बन देगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। ठीक है, डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, गन मेटल के अंदर क्या बोला है, विच आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गन मेटल। गन मेटल के क्या आधार होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्या उसके बीच में अवेलेबल होता है। तो कॉपर एंड एसएन, Cu एंड एसएन इसका अवेलेबल होता है। सिंपल सा सवाल है यार, ठीक है ना, गन मेटल किससे मिलकर बना होता है। अगला सवाल देखते हैं, एथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मेथनॉल बाय द यूज ऑफ। अच्छा, जो एथेनॉल होता है उसको मेथनॉल से अलग कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चे, इसका आंसर क्या होगा, इथेनॉल जो हमारा होता है, ठीक है, ये मेथनॉल होता है, तो अलग कैसे कर सकते हैं इसको हम, तो NaOH, मुझे इसका आंसर है I2 प्लस NaOH। I2 प्लस NaOH को हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम बता सकते हैं कि इथेनॉल और इथेनॉल पूरा दोनों अलग अलग है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि हमारा है ये क्या है, CHO, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये बेंजेल्डिहाइड है ना, बेंजीन रिंग जब हम बनाते हैं तो इसका डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है ना, जब बेंजीन रिंग बनाते हैं। हाँ बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन ना ट्रिकी है। सी ये इसका डायग्राम रहेगा, प्लस CH3COCH है ना, मेथल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, जब रिएक्शन करते हैं तो वो मिलता है, उसे कहते क्या है, इसे कहते हैं बच्चे क्लासन कंडेंसेशन। वैसे तो इसमें से कोई सा भी नहीं है उसका नाम, ठीक है ना, लेकिन इसको क्लासन कंडेंसेशन का प्रकार होता है, एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का ये प्रकार होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, ठीक है ना, कैनिजारो नहीं है, बेंजल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं है, आंसर ए है इसका। ठीक है, बाकी चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, अभी देखो, बेसिक बफर सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग एक्वस सोल्यूशन, मतलब क्या बोला, द बेसिक बफर सोल्यूशन, जो बफर सोल्यूशन बनता है, बफर सोल्यूशन हमेशा बच्चे वीक एसिड और वीक बेस से बनता है ना, तो इसका आंसर होगा पहला। देखो क्या है, सोडियम एसिटेट एंड द एसिटिक एसिड। सोडियम एसिटेट एक बेस, वीक बेस हो गया, वीक बेस कैसे बनता है, बफर सोल्यूशन बनता है वीक बेस प्लस वीक एसिड, ठीक है ना, इनसे मिलकर बनता है। चलो भाई, तो पहले इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चे, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4, ठीक है ना, डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 डिक्रीज का, इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है किसके, AgCl नहीं, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो मुझे इसका आंसर आएगा ए, AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में बच्चे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है बच्चे
Cl3 solution is applied to stop the bleeding। अच्छा, FeCl3 अप्लाई किया जाता है अगर हमारे हाथ पे कट लगता है तो क्या हेल्प करता है, यही क्वेश्चन पूछा है। अब Cl माइनस कोगुलेट द पॉजिटिव चार्ज ब्लड सोल्यूशन, Cl माइनस आयन कोगुलेट नेगेटिव चार्ज ब्लड सोल्यूशन, Fe3 प्लस आयन कोगुलेट नेगेटिवली चार्ज ब्लड सोल्यूशन एंड Fe3 प्लस आयन कोगुलेट द पॉजिटिवली चार्ज ब्लड सोल्यूशन। तो बच्चे इसका आंसर होगा इसका आंसर होना चाहिए Fe आयरन जो हमारा होता है वो ही हेल्प कर रहा होता है कोगुलेशन के अंदर, खून को जमाने में, जिससे ज़्यादा खून ना बह जाए। तो इसका आंसर होगा नेगेटिवली चार्ज ब्लड सोल्यूशन, है ना। तो बच्चे इसका आंसर सी होगा, ठीक है। Fe3 प्लस हमारा होता है आयरन होता है, वो नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन, नेगेटिवली चार्ज ब्लड सोल्यूशन को कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, इससे ज़्यादा खून ना बहे। अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल कहता है द कलरलेस सॉलिड एक्स, एक कलरलेस और हीटिंग ऑफ विद इन्वॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई एक्स को इन्वॉल्व कर जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो हमको वो वाइट रेजिड्यू वाई देता है, ठीक है ना। विच इज द सोल्यूबल इन वाटर, वाई जो है पानी में घुल सकता है। ऑल्सो गिव कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड H2SO4 एक्सिस, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से ट्रीट करते हैं विद डाइल्यूटेड H2SO4 तो हमको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक्स क्या है, तो एक्स हमारा होता है बच्चे एक प्रकार का सॉलिड होता है, और ये हमारा आंसर है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो CaHCO3 जैसे ही इसको हीट करते हैं तो CaHCO क्या बनाता है ये CO3 प्लस CO2 निकाल देता है, और ये हमको मिल जाता है। और बाद में फिर से हम H2SO के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से फिर से हमको CO2 मिल जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, अगला क्वेश्चन बोलता है द कार्बोनेट विच डिकम्पोज मोस्ट इजिली, ऐसा कार्बोनेट जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसा कार्बोनेट कब कौन सा होगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा। तो देख लो इसके अंदर कौन सा होगा, तो लिथियम इज अ मोर रिएक्टिव, Li2CO3 इसका आंसर है, ठीक है बच्चे। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण नहीं है, ठीक है ना, परिणाम नहीं है। पहला क्या है, HCl इज वाटर सोल्यूबल ड्यू टू द H बॉन्डिंग, ठीक है। ग्लिसरीन इज अ मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इन इथेनॉल, अच्छा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH इज हायर देन द CH3OCH3 and the P nitrophenol has the higher boiling point than O। नहीं बच्चे, आंसर इज सी। सी क्यों है बच्चे, जो यहाँ पे C2H5OH है हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन, क्योंकि ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए, और क्यों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का परिणाम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहा होता है कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण नहीं है, सिंपल सा आंसर है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहता है बच्चे कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg प्लस आयन। अभी देखो तुमको पता होना चाहिए मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, मैग्नीशियम नंबर 12 पे आता है, मैग्नीशियम नंबर 12 पे आता है, और Mg प्लस है मतलब कि 12 -1 करेंगे 11। अब 11 है तो पहले के ऑर्बिटल में आएगा 2, फिर दूसरे में देखो सिंपल सा बताता हूँ मैं, अगर n इक्वल टू 1 है तो दो एटम या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, n इक्वल टू 2 के अंदर 8 आ जाएंगे तो 10 हो गया, n इक्वल टू 3 के अंदर कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा जो 11 है। तो n इक्वल टू 3 कहाँ पे है, तो ये तो गलत हो गया,
ये गलत हो गया। अब इसको और इसको चेक करना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या आएगा। तो बच्चे कि ये अब L इज इक्वल टू एक ही इलेक्ट्रॉन आया है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चे तो इसका आंसर आएगा अपन हमारा क्या आएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू +1/2, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अब विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल हैज अ स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब सबसे अच्छा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कौन से मॉलिक्यूल का है इनमें से, सवाल ये है। अमोनिया प्लस मैथीन मैथीन मैथीन, अमोनिया अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो बच्चे, सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा है। तो इसका शेप पता होना चाहिए। देखो इसका शेप क्या है, अगर इनका शेप देखे तो, ठीक है ना, ये हमारा इस शेप का होता है ना, सी भी हमारा इस शेप का होता है, तो बने डायपोल नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन का डायपोल, कार्बन के अंदर H ऐसे है, H ऐसे है, सॉरी H कह रहा हूँ ना, O है हमारा ये, तो C है, O हमारा ऐसे है, O हमारा ऐसे है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और C ऐसे है। वैसे दिखता कैसे बताता तुमको मैं, तो बहुत बढ़िया डायपोल डायपोल आएगा इंटरेक्शन। ठीक है, समझाता हूँ मैं कैसे। जो हमारा ये होता है, ये हमारा होता है डबल बॉन्ड के साथ 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा होता है। तो आसानी से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में होगा, या उसके मॉलिक्यूल के बीच में होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अच्छा, प्रीफिक्स मेगा का मतलब क्या होता है, देखो ये बहुत याद करना जरूरी है। हेक्सा, अच्छा इसका आंसर पहला होगा 10 की पावर 6, हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, याद कर लेना। ठीक है, हेक्सा मतलब 10 की पावर 18, 10 की पावर 15 प्लस का है। ठीक है, 10 की पावर 12, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3। इसका उल्टा भी होता है, एटो फेम्टो पीको नैनो माइक्रो मिली। लिख देता हूँ, एटो फेम्टो पीको नैनो माइक्रो। इसके बाद होता है डेसी और डेका, तो वो स्मॉल में नहीं आता है। ठीक है, एटो में होता है 10 की पावर -18, ये होता है 10 की पावर -15, ये होता है 10 की पावर -12, ये होता है 10 की पावर -9, ये होता है 10 की पावर -6, ये होता है 10 की पावर -3। उसके बाद डेसी डेका, डेसी 10 की पावर -2 और डेका 10 की पावर -1। लेकिन इतना ही याद करोगे तो काफ़ी हो जाएगा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, बस इसका आंसर है हमारा ए, 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं। अब अगला सवाल है बच्चे, 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल कंटेन। अब देखो यार, एटम कोई सा भी हो, चाहे S8 हो, S10 हो, O2 हो, H2 हो, उसका अगर 1 मोल की बात होगी तो दुनिया में 1 मोल मतलब कि आपका रहेगा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अब देखो कहाँ पे ये नंबर, तो ये नंबर इतने एटम होंगे। अब एटम बोल दो, मॉलिक्यूल्स बोल दो, आयंस बोल दो, ये नहीं, ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, है ना, एवोगैड्रो। कि अगर 1 मोल के अंदर इतना ही एटम अवेलेबल होता है। अब चाहे 1 मोल गैस है, 1 मोल एटम है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, उतने ही पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अगला सवाल कहता है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। अगर एक ये सवाल किया था हमने, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू H अपॉन में डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल मैं बता दूं, H की वैल्यू होती है बच्चे 6.625 10⁻34। यूनिट आप खुद लगा लेना। और
डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर +10, ठीक है, और ये हो जाएगा -24। तो 6.6255 10 टू द पावर -24, तो -24 कहीं दिया है क्या? -24 ये रहा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चे, मैंने ना क्या किया है, ये सारे सैंपल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आपके, जो कि लगातार पूछा गया है। क्या किया गया है? लगातार पूछा गया है आपसे, जो कि लगातार आपकी रिपीटिशन में। आपने देखा हो ये वाला क्वेश्चन जो पिछला आपने किया, ये वाला ये पहले भी आया था। ठीक है, तो मैं जानूँ इसलिए डाला बच्चे ये सवाल, इसलिए बताया मैंने क्योंकि सिर्फ वैल्यू चेंज है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड इन 4s ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल में कितने स्पेरिकल नोड्स होते हैं? सिंपल है यार, 4s ऑर्बिटल है मतलब कि ns होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, ns ऑर्बिटल। n जो होता है नंबर ऑफ, क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बोल दो उसको, है ना। तो कितने नंबर ऑफ इसके पास ऑर्बिटल हो गया स्फेरिकल? 4। ए की वैल्यू 4 आ गई, है ना। 4 हो गया, क्या हो गया तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कहीं। नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स, रुक जाओ बच्चे, नहीं, स्पेरिकल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है बच्चे n-0 -1, या n-l, हाँ ये फॉर्मूला क्या गलत याद था मुझे, n-l-1। ठीक है, तो s में l की वैल्यू होती है 0, तो 4 -0 -1 आंसर 3 आएगा भाई। ठीक है, तो डी इसका आंसर आएगा, डी इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, अगला सवाल। द वैल्यू ऑफ वेंडर वॉल कांस्टेंट ए फॉर द गैसियस O2, ठीक है ना, O2, N2, HN, अमोनिया, मिथेन दिया हुआ है, ये सब वैल्यू दे रखी है। वेंडर वॉल कांस्टेंट दिया हुआ है गैस 1 atm रिस्पेक्टिवली, गैस विच कैन बी द मोस्ट इजिली लिक्विडिफाइड। अब जो बच्चे, एक बात समझाता हूँ, जो लिक्विडिफाइड आसानी से हो सकता है उसका मतलब क्या है? मतलब उसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, जो हमारे वेंडर वॉल फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है ना। मतलब समझो आप, अगर ये पास पास है और ये दूर दूर है, ठीक है ना, तो इसको कंप्रेस करना टफ है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है ना, तो इसके बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा है। क्या है? फोर्स। मैं फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी ठीक है जो भी है टेक्निकल वर्ड, और इसमें फोर्स कम है। इसको मतलब इसको ब्रेक करना आसान है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। अगर फोर्स इसका ज़्यादा है और इसका फोर्स कम है तो इसको लिक्विडिफाई करना ईजी रहेगा, इसको लिक्विडिफाई करना ईजी रहेगा। अब ये कौन सा है सबसे ज़्यादा वाला? तो 4.17, 4.17 में कौन सा है? 1 2 3 1 2, अमोनिया NH3। ठीक है, जिसका ज़्यादा रहेगा हमारा बच्चे एटॉमिक पर मोल, तो उसका हमारा वैन डर वाल्स कांस्टेंट के अंदर लिक्विड फाइड करना भी सबसे आसान रहेगा, आसानी से हो जाएगा। तो आंसर में 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है बच्चे, कैपिलरी एक्शन ऑफ ए लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। कैपिलरी एक्शन किस पर एक्सप्लेन करते हैं? तो सबसे पहले कैपिलरी का मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है? पानी का एक ट्यूब होता है ना, अगर आप सही से बनाया जाए तो पानी का ये ट्यूब होता है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। थोड़ा हम ब्लू कलर लेते हैं ना पानी के लिए, पानी इसके अंदर बच्चे क्या है? फिल्ड है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अभी कैपिलरी एक्शन के अंदर क्या होता है कि ऐसा ट्यूब रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ट्यूब, है ना, ऐसा। और अब पानी अपने आप, जो पानी का लेवल है वो अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन, है ना, इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये किस पर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नहीं भाई,
हीट ऑफ एक्सवेपराइजेशन नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, आंसर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर ये डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, अगर ये सवाल आप कर पा रहे हो, थोड़ा भी समझ पा रहे हो, अगर आपको ये कुछ आप बिना समझे भी देख रहे हो, तो बच्चे आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो कहानी सेव हो जाती है, तो ये कहानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी बिना पैनिक मचाए। आपको अगर ये लग रहा है स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो हो सकता है फास्ट टाइम बचाने के लिए आप 1.5x से 1.25x पे पढ़ लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग पेयर द वन रिप्रेजेंट द कंजुगेट पेयर ऑफ द एसिड बेस। बच्चे कंजुगेट एसिड बेस तब बन जाता है जब वीक वीक जुड़ते हैं। हमें ये पहला क्वेश्चन फिर से आया था, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड एंड द सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चे, द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का बच्चे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एम ए नहीं होता, ये होता है बच्चे ये क्या होता है, के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में सी। अब मैच कर लो कौन सा इसका आंसर है, मैच करो भाई, मैच करो, इसका आंसर ए है। ठीक है, ये हमारा इसका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, दिख भी रहा है। और बच्चे ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो अगर उसका ऑन डिमांड केमिस्ट्री का होने वाला है तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब विच आयन गिव द कलर सोल्यूशन। अब कौन सा आयन कलर सोल्यूशन देता है, ठीक है, कलर सोल्यूशन कौन सा देता है भाई, Cu प्लस Zn2 प्लस नहीं, Iron2 प्लस आयन, Iron2 प्लस आयन हमको कलर सोल्यूशन देता है, क्योंकि Cu प्लस आयन तो पहले से ही कलर वाला होता है। ठीक है ना, Ag प्लस आयन जो हमारा होता है वो प्रिसिपिटेट बनाता है, क्या बनाता है, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बनाता है। ठीक है बच्चे, तो Fe2 प्लस आयन जो हमारा होता है कलर सोल्यूशन देता है। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चे, विच वन हैव द मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट। ई नॉट की या E0 की सबसे नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है, सबसे नेगेटिव वैल्यू होती है बच्चे लिथियम की। किसकी सबसे वैल्यू कौन, सबसे लिथियम की सबसे, ये क्या है, एंथैल्पी टाइप है ना ये, तो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होता है लिथियम का होता है, जो कि हायर रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो लिथियम इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल बच्चे देखते हैं, बच्चे अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब पता होना चाहिए, ऐसा हमारा कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच को न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो पॉजिटिव आयन चाहेगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है, ठीक है ना, इसके पास ज़्यादा है, देखो सबके पास ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा BF3 के पास है, BF3 के पास है, क्योंकि जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन है उसके पास बच्चे इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो गया नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो BF3 नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास भी है। ठीक है ना, तो हाँ वो ये BF3, BF3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, शायद मैंने कुछ गलत बताया, लेकिन आंसर ठीक है, BF3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर द लायोफोबिक सॉल्यूशन। लायोफोबिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा सही नहीं है, तो इरिवर्सिबल होता है, सही नहीं है, तो ये सही है, ये सही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। ठीक है, दे फॉर्म आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इनऑर्गेनिक है, तो हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ये गलत है। सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता है, एंड डिस्पर्स फेज हैज द नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, तो पहला इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये एक सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला सवाल है बच्चे, अ सैंपल ऑफ लाइम जूस हैज द
हाइड्रोमियम, हाइड्रोमियम आयन, हाइड्रोमियम आयन कौन सा होता है, ठीक है, हाइड्रोमियम आयन कंसंट्रेटेड ऑफ सीस। अच्छा ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो पीएच वैल्यू फाइंड करनी है, तो पीएच वैल्यू फाइंड करने के बच्चे फॉर्मूला होता है, याद करना, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोमियम आयन मतलब कि H3O+ आयन, ठीक है ना। अब पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, तो अगर हम कैलकुलेट करें, वैसे बच्चे इसको मैं कैलकुलेट कर करूँगा नहीं, इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको माइनस लॉग 6.0 10⁻² कर दें, 10⁻, लॉग जिसको थोड़ा बहुत अगर पता है, लॉग बच्चे क्या करता है, माइनस को अलग कर देता है, तो लॉग प्लस वाले को अलग करता है, तो 6 आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग, साइन अभी भी नेगेटिव है ना, साइन अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे आगे 10⁻² है, 10⁻² है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा। अब log 6 की वैल्यू अगर आपको पता है तो कुछ -7 8 होती है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस और माइनस के साथ -2 और आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस अगर माइनस प्लस हो गया बच्चे, तो -7 8 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। और 10 log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू शायद 1 होती है ना, तो ये आ जाएगा 2 प्लस, ठीक है ना, 1.2 आ रहा है, 1.2 आंसर आ रहा है, 1.2 मतलब 1.2 कब आएगा, 1.2 आएगा इसके बीच में है ना। लेकिन बच्चे शायद गलत किया है हमने कुछ, 6 है और पावर 2 है ना, तो 6 है, तो log 6 की वैल्यू क्या होती है, log 6 की वैल्यू होती है 0.78, ठीक है, ये तो ठीक है ना, माइनस का आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा +2, तो आंसर आएगा बच्चे 1.22, तो 1.22 कहाँ लाई करता है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है बच्चे। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, फार्मूला यही है, फार्मूला यही है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पीएच वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। और देखो ध्यान से सुनना, लाइम जूस है, मतलब कि लाइम जूस जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, क्षारीय होता है ना, तो ये आंसर सही है, बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल ही सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्या है, एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन है ये, है ना, प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है और ए मिलता है। जब एसीटोन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो सिंपल देखना कर निकलेगा क्या, ये क्या होगा, पहले के साथ जाकर ये जुड़ेगा, तो इसका अगर हम देखा जाए तो ये रिएक्शन करेगा, ठीक है बच्चे, तो ओ का ये बॉन्ड तोड़ेगा, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बना देगा, जब NH बॉन्ड टूटेगा तो NH बनेगा और H2 निकल जाएगा, है ना, H2 निकल जाएगा, तो NH हो गया नेगेटिव, NH नेगेटिव हो जाएगा और ये बॉन्ड को ये तोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं H2O निकल जाएगा, है ना, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ से बच्चे अगर हम ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो NH आके जुड़ जाएगा और प्लस में H2O को निकाल देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा अपना, ये बॉन्ड जो बनेगा बच्चे डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि N के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ये हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर होगा ए, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जब ये रिंग के साथ NH, जब 2NH3 अमोनिया बनेगा तो O का बॉन्ड तोड़ेगा, O और H2 निकल के H2O निकालेगा, H2O बनेगा एंड ये बॉन्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए बच्चे, अगला सवाल हमारा होता है बच्चे कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, अब एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यूजिंग द पीटी इलेक्ट्रोड, द कैथोडिक रिएक्शन इज, अब जो कैथोडिक रिएक्शन होता है उसमें क्या हो रहा होता है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, अब एक्वस सोल्यूशन है मतलब कि H2O है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl यूजिंग द पीटी इलेक्ट्रोड, कैथोडिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस नहीं, रिडक्शन ऑफ Na प्लस नहीं,
बच्चे रिडक्शन ऑफ वाटर हो रहा होता है पानी की। अब देखो यहाँ से बच्चे क्या होता है, एच आयन प्लस अलग होता है, ओ एच आयन माइनस अलग होता है, तो यहाँ से ये रिड्यूस हो रहा होता है, तो यहाँ से रिडक्शन ऑफ H2O मतलब पानी का रिडक्शन होता है। अगला सवाल क्या है बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द मॉडरेटर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर में पिछले फिजिक्स वाले कुछ सवाल, फिजिक्स में भी सवाल आया था, हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, हैवी वाटर का। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ, हैवी वाटर। हैवी वाटर का इस्तेमाल बच्चे जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके स्पीड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्लोरीन एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कौन से कंपाउंड में क्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट में होगा। तो बच्चे अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो यहाँ देखो KClO4, तो यहाँ से हम देखेंगे तो KClO4 इसको मान लो x, तो इसको मान लेंगे x, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मान लो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -8, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आएगी बच्चे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो BA और x कैलकुलेट करेंगे तो 2x हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से बचे 4, तो 4 आ जाएगा। तो x कैलकुलेट करेंगे तो +1 इधर आएगा बच्चे, तो 4 = 0, ठीक है ना। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो O, तो यहाँ से 1 -2 + x -4 = 0, -6 -5 + x +5, ठीक है। तो अब D का कैलकुलेट करते हैं, तो D का कैलकुलेट करेंगे तो Cl2O6, तो ये हो जाएगा 2x 6 आएगा। तो मतलब बच्चे सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है D। बच्चे D इसका आंसर है। देखो सबसे ज़्यादा आ रहा है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन Cl2O6 के अंदर मैक्सिमम आ रहा है, शायद 12 आएगा, है ना, शायद 12 आएगा कि 6 आएगा ऐसे ही, ठीक है। तो मैक्सिमम आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करना वैसे आपको आता होगा। तो आगे का देखते हैं। अगला देखते हैं बच्चे, अ सैंपल ऑफ अ लाइम जूस हैज द हाइड्रोमियम आयन, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, सेम सवाल है जो हमने पीछे भी किया था, पीएच वैल्यू जो होती है वो -log ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे आंसर आता है 1.22, जिसकी वैल्यू लाई करती है 1 और 2 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो गया, अभी कैलकुलेट किया था मैं थोड़ी देर पहले। अगला सवाल बच्चे पूछता है, बच्चे अगला सवाल क्या पूछता है देखिए जरा। अगला सवाल बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पूछा क्या है भाई, देखिए जरा। इट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ अ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। इट शो द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। मतलब यहाँ पर रेशियो बताया हुआ है और यहाँ पर एक्चुअल नंबर बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ बोला था इट शो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट इन द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, तो थोड़ा गलत सा लग रहा है। इट शो दैट द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है ना। तो बच्चे इसका आंसर, इसने बोला कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है बच्चे, पहला सही है, पहला सही है, सेकंड गलत है, नहीं पहला गलत है बच्चे, एक्चुअल तो नंबर पता नहीं क्या होता है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है। द इट शो द नंबर ऑफ मोल एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो इट शो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम, हाँ रेशियो शो कर रहा होता है ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है ना।
ऐसा क्यों लग रहा है कि सेकेंड और फोर्थ सेम है? शो दैट द रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल्स है, यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ एटम है। तो सेकेंड और फोर्थ है ऑप्शन में पहला। सी बच्चे इसका आंसर है, क्या है? सी इसका आंसर है। चलो बच्चे अगला देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन कहता है भाई कि द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, कार्बन, आयरन, सिल्वर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है ना, हम सबसे पहले अगर हमको एटम फाइंड करना है नंबर ऑफ, तो मोल फाइंड करने पड़ेंगे कि हर एलिमेंट का कितना मोल अवेलेबल है। ठीक है ना, हमको पता होना चाहिए। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4, कार्बन का 12, आयरन का 56 और एजी का यार, एजी का शायद 108, एजी का 108। तो मैं लिख लेता हूँ, हीलियम नंबर 4 पे आता है, मतलब 4 इसका एटॉमिक मास है। कार्बन का तो पता सबको 12 है। आयरन का बच्चे 28 पे आता है, तो 56 है ना। और एजी जो हमारा होता है वो 108 पे आता है, 54 नंबर पे आता है लगभग लगभग। ठीक है ना, तो ये है। अभी देखो जरा, 4 है हीलियम का, हीलियम 4 है ना, हीलियम का 4 है, तो हीलियम के 4 है तो 1 मोल अवेलेबल है। ठीक है, कार्बन के भी 1 ही मोल अवेलेबल है ना, है ना एटॉमिक मास। और आयरन का बच्चे 1 मोल अवेलेबल है, 56 मतलब 1 मोल। ठीक है ना, और सी का भी तो 1 ही मोल अवेलेबल है। अरे तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा? सबका 1 1 मोल ये दिया हुआ है, एटॉमिक मास तो दे ही रखा है, हमने खुद ही के देख लिया फालतू में। तो हीलियम 12, तो इसमें आएगा 3 मोल्स, हीलियम का 3 मोल्स, कार्बन का 1 मोल, मतलब 1 मोल मतलब 1 एटम, सिंपल समझना। ठीक है ना, यहाँ पे 216 मतलब 108 का डबल 2 आएगा, और 84 मतलब कि 56 28 28, 56 प्लस 28 कितना होता है? 56, 56 प्लस 28, 6 14 4 1 8, मतलब कि 1.5, यहाँ पे ये आएगा 1.5। अब मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम ये 1 2 1.5 3, ये हमारा आंसर। मतलब हीलियम के 12 ग्राम अगर हीलियम अवेलेबल है तो 3 मोल है, और 3 मोल है मतलब 3 एटम अवेलेबल है। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है मोल्स का। तो अगला सवाल आ गया बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मॉडरेटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर? हैवी वाटर। बिना ऑप्शन देखे अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडरेटर पूछा जाएगा तो हैवी वाटर होता है। यूज किस लिए किया जाता है? तो बच्चे यूज करते हैं न्यूट्रॉन्स को स्पीड को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हैवी वाटर है क्या ऑप्शन में? सी, सी इसके ऑप्शन में हो, और सी इसका आंसर है। अब बच्चे अगला सवाल आता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्पेस इज। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना होता है? अब देखो डी ऑर्बिटल में 10 आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, ऐसा नहीं, सॉरी गलत बना रहा हूँ बच्चे में, 5 ही ऑर्बिटल होते हैं ना यार, 5 2 3 4 5, पहले ऊपर फिर पहले कैसे भरते हैं? पहले ऊपर ऊपर भर लेते हैं ना, पहले अप फिर डाउन फिर डाउन फिर डाउन फिर डाउन फिर डाउन। तो 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल स्पेस होते हैं। 5 कहाँ लिखा है भाई? तो यहाँ लिखा है भाई, ये इसका आंसर हो गया भाई। सॉरी सी नहीं, डी, डी इसका आंसर हो गया भाई। अगला सवाल है जो कि पहले आ चुका है, इसका आंसर हम दे चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट करेक्ट द लायोफोबिक सॉल्यूशन? करेक्ट नहीं है, इरिवर्सिबल होता है,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है। दे आर द सेल्फ, ठीक है, सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता है, मतलब कि सी इसका आंसर है। और डिस्पर्स फेस नहीं होता है, मतलब कि सी इसका आंसर है। पहले भी 2 बार आ चुका है। इसी बार सवाल समझाने में बच्चे, अगर एक सवाल 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चे, कई बार रिपीट हुआ होगा, इसलिए बार बार लिखा गया है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे कि करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द Na+। अब देखो यार, क्वांटम नंबर का सेट कौन सा होगा, Na+। अभी Na सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम नंबर 11 पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 11 नंबर पे आता है, लेकिन प्लस भी है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया है, दान हुई बाबा है ये। तो इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसके कैसे ऑर्बिटल में नापेगा, मतलब देगा, तो N1 को देगा ये, N1 को देगा बच्चे ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना। N2 को देगा, मतलब जो N2 सेल होगा, ये मतलब K है, ये L है, ये M है, तो K सेल को देगा 2, L सेल को देगा बच्चे ये 8, और M को तो भाई बचा ही नहीं, इसके पास 0 है। तो बच्चे 2 और 8, मतलब N की वैल्यू 2। अब N की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो D ही के अंदर N की वैल्यू 2 है। तो बस आंख बंद करके D लगा दो, जहाँ पे N की वैल्यू 2 आएगी वो आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल है जो अभी आया था थोड़ी देर पहले, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड जो हम पीटी इलेक्ट्रोड से, पीटी इलेक्ट्रोड के अंदर कैथोडिक रिएक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन ऑफ वाटर होता है, वाटर रिड्यूस हो रहा होता है, वाटर रिड्यूस हो रहा होता है, डी इसका आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का इफेक्ट नहीं है, कौन सा, ठीक है। स्पेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, हाँ है, ड्रॉप जो होता है वो स्पेरिकल शेप होता है, सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन है। स्लो फ्लो ऑफ हनी, अच्छा। कर्व मैनिकस ऑफ द लिक्विड, ये भी होता है, ये भी है। और कैपिलरी एक्शन बताया था तुमको, अभी एक मैंने डायग्राम बनाया था, और पानी ऊपर चढ़ जाता है सरफेस टेंशन के अंदर, मतलब कि यहाँ से स्लो फ्लो ऑफ हनी, जो हमारा हनी होता है, शहद होता है, अगर हम शहद दिखाया जाए, शहद, हनी, हनी, हनी सर्च करें, ये वाला, ये चीज बच्चे, तो जो ये रहा, मतलब जो ये हनी है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको हनी, ये जो हनी है बच्चे, ये जो स्लोली जो हमारा, जो स्लोली बच्चे ये फ्लो कर रहा है, ये सरफेस टेंशन के कारण नहीं कर रहा है, अपने विस्कोसिटी के कारण कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्कोसिटी, मतलब विस्कस लिक्विड है, क्या है, विस्कस लिक्विड है, ठीक है, विस्कस लिक्विड है, सरफेस टेंशन का रोल यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे अगला क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन इतना ही था, और आई होप आपको वीडियो में पसंद आया होगा। और जितने पिछले 4-5 सालों में बच्चे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे, मैंने आपको वो पढ़ाने की कोशिश करी है, और आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बोल दो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया। एंड बच्चे अगर आपको लग रहा है कि कहीं मिस्टेक था, कुछ और अच्छा बताया जा सकता था, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, बाकी अगर आपने एडमिशन वगैरह नहीं लिया है, कोर्सेज बाय करने हैं, बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, एनआईएस में बच्चे पास होना है, साल बचाना है, तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, बच्चे, ठीक है। वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे। और बच्चे आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। ओके बच्चे, जय हिंद बच्चे।